Assalamu alaikum. Now today we are going to discuss about the chemical industries. In chemical industries we discuss about the major or basic concepts of basic metallurgical operations, solvents, process, manufacturing of urea and then origin of petroleum. इन बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हमने पहले नंबर पर डिस्कस किया था अबाउट द मिनरल्स दैट आर नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस और ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं। उसके बाद हमने ओर्स को डिस्कस किया था। जब हम मिनरल्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ओर्स ऑफ द मेटल्स, और उसकी एग्जांपल्स में हमने पढ़ी थी चारकोपाइराइट और कॉपर ग्लांस। उसके बाद हमने इसके मेटलर्जी में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, तो फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरे नंबर पे एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड देन द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें तो उसमें हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ ओर में हमने देखा था जब हम गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे ओर से तो उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे, और जो हमारे पास प्योरीफाइड ओर आ जाएगा उसे हम कंसंट्रेट कहेंगे। और इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ द ग्रेविटी सेपरेशन, और ये बेस किस पे करता है, डिफरेंस इन द डेंसिटीज़, जो उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस है ना उन पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा था फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बेस किस पे करता है, वेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर। इसकी जो वेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ओर की और गैंग पार्टिकल्स की ऑयल और वाटर के साथ, उस पे ये बेस करता है। एंड देन थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जो कि बेस करता है सेपरेशन ऑफ द मैग्नेटिक ओर्स from the non-magnetic impurities by means of electromagnetic separators। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। वो जो हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर मिला है उसको हम हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलेगी जिसे हम रोस्टेड ओर का नाम दिया था। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। उसके बाद हमने उस रोस्टेड ओर को मज़ीद हीट करना है सैंड फ्लक्स और कोक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन ब्लास्ट फर्नेस, तो हमारे पास एक मैट मिलेगा। और ये प्रोसेस किस में होगा, स्मेल्टिंग में। इस मोल्टन मैट को हम फर्दर हीट करेंगे एक बियर शेप्ड बेसमर कन्वर्टर में। जब हम इसमें डालेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा जो 98% प्योर कॉपर होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेसमराइजेशन। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखा था रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें 2 एनोड और कैथोड यूज़ होता है। जो एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल होता है, जो कैथोड होता है वो प्योर मेटल होता है। उसके बाद एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे होगा और कैथोड हमेशा नेगेटिव चार्ज का होगा। इसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा तो एनोड से जो कॉपर है वो कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास प्योर फॉर्म में कॉपर हमें मिल जाएगा। इन सॉल्वेज प्रोसेस हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है सोडियम बाइकार्बोनेट की। उसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो 3 यूज़ होते हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में लाइमस्टोन CaCO3 और अमोनिया गैस NH3। इसके बाद अगर हम इसके बेसिक स्टेप्स की बात करें तो पहले नंबर पे हमने अमोनिकल ब्राइन की प्रिपरेशन करनी है। उसमें हम प्रिपरेशन कैसे होगी, जब हम अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बनेगा, और दूसरे नंबर पर उस अमोनिकल ब्राइन की जब हम कार्बोनेशन करेंगे तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की और हम इसे एज अ बेकिंग सोडा भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस करेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन होगी। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगेन टावर में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद अमोनिया की हम रिकवरी करेंगे, और ये कैसे होगी, जब हम अमोनिया रिकवर करेंगे टावर में तो ये अमोनियम क्लोराइड से होगा। और अमोनियम क्लोराइड हमने देखा था वो कहाँ बना था, कार्बोनेटेड टावर में, और साथ में ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा लाइम किलन में, और इस तरह हमारे पास अमोनिया की रिकवरी हो जाएगी। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये इसके जो चीप रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत कम लो प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम रिकवर और यूज़ भी कर सकते हैं। प्रोसेस पोल्यूशन फ्री होता है, और इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है। उसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट है वो हमें हाई प्योरिटी फॉर्म में ऑब्टेन होता है। उसके बाद जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल है वो बहुत कम होती है इसमें।
अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो एक तो अमोनिया होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जो अमोनिया हम प्रिपेयर करते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ हैबर प्रोसेस के थ्रू हम इसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है और इसमें 46.6% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा अमोनियम कार्बामेट। जब इस अमोनियम कार्बामेट को हम एवेपोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम तो हम ये डिहाइड्रेट करेगा यूरिया को। उसके बाद लिक्विड यूरिया जो हमें मिलेगा उसको एवेपोरेट करेंगे और ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे और ये ग्रैन्यूल्स वाइट कलर के होते हैं। अगर अब हम इसके यूजेस की बात करें तो 90% ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और ये वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स और ये एज अ एक्सप्लोजिव के तौर पे उसे बनाने के लिए यूज़ होता है और ये यूज़ होता है ऑटोमोबाइल सिस्टम में ताकि वो NOx पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सके एग्जॉस्ट गैसेस में। अब अगर हम अपने लास्ट टॉपिक पेट्रोलियम की बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट था जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता था। अब ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है सेवरल गैसेस का जैसा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हाइड्रोकार्बन्स का और साथ में इसके वाटर साल्ट्स और अर्थ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये फॉर्म डेड प्लांट और एनिमल्स की डीकम्पोजिशन के बाद कन्वर्ट होता है एक डार्क ब्राउनिश विस्कस कलर में और उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। अब हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करेंगे और इसकी रिफाइनिंग बेस किस पर करती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पर। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड किस पर करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पर। अब जितना लो बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा गैस जल्दी कंडेंस होगी। अब जब हम क्रूड ऑयल को एक टावर के अंदर हीटअप करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और उसका प्रेशर बहुत हाई होगा। अब जब हम उसको हीटअप करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शंस बनेंगी, 6 बनेंगी उसकी फ्रैक्शंस। फर्स्ट इज़ द पेट्रोलियम गैस एंड देन पेट्रोलियम, थर्ड इज़ गैसोलीन, फोर्थ इज़ कैरोसिन ऑयल एंड देन द डीजल ऑयल और फिर फ्यूल ऑयल। ये सब थी हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो कि हमें क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद मिली। अब इनका जो टेम्परेचर था वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। इसी के साथ हमारे पास एक लास्ट पे रेजिडुअल ऑयल एक प्रोडक्ट होती है जो कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक नहीं मिलती। हम उसे नेक्स्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं उसका टेम्परेचर, तो वो हमें 4 फ्रैक्शंस में रेजिडुअल ऑयल मिलता है। फर्स्ट इज़ द लुब्रिकेंट एंड देन पैराफिन वैक्स और थर्ड पे एसफॉल्ट और देन फोर्थ पे पेट्रोलियम कोक मिलता है हमें। और ये हमारे पास थी ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें हमने देखा कि वो हमें किस तरह क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग उसकी करते हैं, फिर वो हमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन और डीजल और कैरोसिन और फ्यूल ऑयल में मिलती हैं। और दैन रेजिडुअल ऑयल की भी हम फिर 4 फ्रैक्शंस उसकी करके हमें लास्ट पे पेट्रोलियम कोक मिलता है।